हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर, और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है, जो कि आपके आगामी जो आपके टेस्ट होने जा रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट उसके लिए और बाकी जो भी परीक्षाएं आपकी आएगी, आपकी हाफ ईयरली, उसके बाद वार्षिक परीक्षा, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और इसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ में। और शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं, उसके बाद में आपको मिलेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, फिर मिलेंगे लघुतरात्मक प्रश्न, और जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो भी हम इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास में, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद में जो राइट आंसर मेरे द्वारा बताया जाता है उससे अपने आंसर को कंफर्म कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है पोलैंड, जापान, जर्मनी। ऑप्शन बी है इटली, जापान और ब्रिटेन। ऑप्शन सी है जर्मनी, इटली, फ्रांस। और ऑप्शन द है जर्मनी, इटली और जापान। तो दोस्तों, सही जवाब रहेगा कि जो धुरी राष्ट्र थे उसमें जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन द इसका सही जवाब है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, तीसरी दुनिया से क्या अर्थ है? जो कभी ऐसे कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध का जो काल था, है ना, शीत युद्ध का जो दौर था, उस समय प्रथम दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश, इस तरीके से कुछ कैटेगरियां थी। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 है अज्ञात और शोषित देशों का समूह। ऑप्शन ब है विकासशील और अल्प विकसित देशों का समूह। ऑप्शन स है सोवियत संघ के देशों का समूह। और ऑप्शन द है अमेरिकी गुट के देशों का समूह। तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य है दोस्तों ऑप्शन ब, विकासशील और अल्प विकसित देशों का जो समूह था वो तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, और प्रश्न है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम जो है वो कब गिराए थे? 4 ऑप्शन है। पहला है ऑप्शन अ है अगस्त 1914 में। ऑप्शन ब है अगस्त 1945 में। ऑप्शन स है अक्टूबर 1948 में। और ऑप्शन द है अगस्त 1947 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के इन 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। जब जापान जो है वो दूसरे विश्व युद्ध में कहर बरपा रहा था और एक तरह से काफ़ी लीड ले रहा था, उसी दौरान अमेरिका ने जापान के सबसे पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा करके जापान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, अगस्त 1945। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की PDF और हमारे सभी वीडियोस की PDF चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर भी आप लिखिए एजुकेशन राइज, तो जो सरस्वती माता की पिक्चर वाली जो तस्वीर जहाँ पर लगी हुई है वो ऐप आपको दिखे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर हमने क्लास 12th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और उन सभी कोर्सेज में आपको हमारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से, और उसे भी आप जो है वो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पर भी हमारे PDF और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि शीत युद्ध की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया था, जिसका अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन 1, विश्व में अप्रकट घटनाएं अब नहीं होंगी। ऑप्शन ब है वैश्विक स्तर पर तनाव और टकराव अब नहीं होगा। ऑप्शन स है सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। और ऑप्शन द है सैद्धांतिक संघर्ष नए उत्साह के साथ होगा। तो इसका जो है ना, जो फ्रांसिस फुकुयामा थे, इन्होंने कहा था इतिहास का अंत। तो इस विचार से उसका अर्थ था कि अब सैद्धांतिक संघर्ष समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये जो है वो जब शीत युद्ध रूस, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जब समाप्त हो गया, तो इनके कहने का तात्पर्य था कि जो सैद्धांतिक संघर्ष था वो अब समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न पढ़ूं उससे पहले बता दूं कि दोस्तों, रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जिसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पर हम अलग अलग डेज में अलग अलग सब्जेक्ट की लाइव क्लास लगाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर ज्वाइन करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड किया जाएगा उस वीडियो को अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। इसका सही आंसर जो है वो बताना है आपको। ऑप्शन आ है 1940, ऑप्शन ब है 1939, ऑप्शन स है 1941 और ऑप्शन द है 1942। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था दोस्तों, एक तरफ था सोवियत संघ और दूसरी तरफ था अमेरिका। उसी दौरान एक तीसरा गुट जो कि 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का गुट था और उन्होंने नाम दिया था गुट निरपेक्ष। और ये जो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का जो प्रथम सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ था। आपको बताना है ये सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ था। ऑप्शन एक है सन 1956 में, ऑप्शन ब है सन 1960 में, ऑप्शन स है सन 1961 में और ऑप्शन द है सन 2006 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। सन 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन एक है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन ब है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन स है 1917 ईस्वी में और ऑप्शन द है 1929 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। रूसी क्रांति 1919 ईस्वी में हुई थी। तो अभी दोस्तों हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अब हम करेंगे अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, उन तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी और इसी के साथ जो है वो हिंदी साहित्य। तो ये 6 सब्जेक्ट की हम स्टडी करवाते हैं और अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो आप ज़रूर जो है वो अपने मित्रों को भी बुलाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए बोर्ड एग्जाम्स तक। तो नेक्स्ट हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। लिखा है कि अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में किन बमों का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आप लिखेंगे कि अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। अब यहाँ से देखिए, जो हम यहाँ पर जो प्रश्न कर रहे हैं इससे आपका ना 1 लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद में जो आपके जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आपके यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो आप लिखेंगे कि सोवियत जो राजनीतिक प्रणाली थी वो समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। इसके दूसरी तरफ था अमेरिका और अमेरिका की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो थी पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित। यही दोनों के बीच में विवाद का एक कारण भी था। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो जबरदस्त सहायता की थी वह मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। तो अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु अमेरिका ने सहायता करी थी यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए और इसी योजना को मार्शल योजना नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। प्रश्न है कि सन 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित हुए थे। दोस्तों जरूर याद रखिएगा, विशेष सम्मेलन था इसलिए ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके टेस्टों में भी आ सकता है, हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि 2019 में अजरबैजान में जो 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें 120 सदस्य देशों ने भाग लिया था और इसके अलावा 17 जो है वो पर्यवेक्षक देश सम्मिलित हुए थे। तो इस तरीके से ये देशों ने भाग इसमें लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित हुए थे। तो लिखेंगे कि जो प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देश सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है 13वां। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों को क्या गुप्त नाम प्रदान किया गया था। तो हमने ये पहले प्रश्न देखा है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। पहला गिराया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और दूसरा गिराया था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। तो अमेरिका ने इसका गुप्त नाम जो है वो दिया था लिटिल बॉय और फैट मैन। याद रखिएगा कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों का नाम जो है वो लिटिल बॉय और फैट मैन जो है वो दिया गया था।
अगला प्रश्न है 14वां, सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था? जब विघटन हुआ तो उसका मुख्य कारण क्या था? तात्कालिक कारण जो है वो क्या था और एकमात्र अंतिम कारण क्या था? तो आप लिखेंगे कि राष्ट्रीयता और संप्रभुता के विचारों का उदय सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण था। राष्ट्रीयता का जो भाव जागृत हुआ, संप्रभुता की जो भावना, विभिन्न उनके सम्मिलित जो राष्ट्र थे उनके बीच में जब ये राष्ट्रीयता और संप्रभुता के विचारों का उदय हुआ तो ये जो है वो एक सर्वाधिक तात्कालिक कारण माना जाता है उसके विघटन का। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, शीत युद्ध के अंत के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। मतलब जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व में जो द्विध्रुवीय विश्व था उसका विघटन हो गया और विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, यानी अमेरिका के नेतृत्व में विश्व में जो है वो एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्चस्व के किन्हीं 4 क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे अमेरिकी वर्चस्व के 4 क्षेत्र। इसमें पहला है राजनीतिक क्षेत्र, दूसरा है सैन्य क्षेत्र, तीसरा है आर्थिक क्षेत्र और चौथा है सांस्कृतिक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ क्या है? मजबूती का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो आप लिखेंगे कि अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी सैन्य शक्ति है, जो कि विश्व में सबसे मजबूत है, सबसे जो है वो तेज शक्तिशाली है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुए थे उसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध में किस देश को लाभ मिला था? तो लिखेंगे कि प्रथम खाड़ी युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका को लाभ प्राप्त हुआ था। 20वां प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन के कोई 2 परिणाम बताइए। जब सोवियत संघ का पतन हो गया, विघटन हो गया, उसके जो 15 सहयोगी जो राष्ट्र थे वो जब सोवियत संघ से अलग हो गए और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस बना, तो इसका जो परिणाम था उसके परिणाम क्या क्या रहे थे? आपको कोई 2 परिणाम लिखना है। तो आप लिखेंगे कि सोवियत संघ के पतन के 2 परिणाम थे। पहला तो ये था कि सोवियत संघ के पतन के कारण अमेरिकी गुट और सोवियत गुट के मध्य चला आ रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया, और दूसरी बात थी शीत युद्ध के समाप्त होने से परमाणु हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की स्थापना का जन्म हुआ। तो इस तरीके से जो वो इसके परिणाम हुए थे। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसे। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है पहले आघात पहुंचाना और उसके बाद में उपचार करना। तो आघात पहुंचाकर उपचार करना यह है शॉक थेरेपी। माना शॉक थेरेपी से अभिप्राय है कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम से आमूल चूल परिवर्तन के प्रयत्नों को लादना। रूसी गणराज्य में शॉक थेरेपी हेतु जल्दबाजी में निजी स्वामित्व, वित्तीय खुलापन, मुक्त व्यापार एवं मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता पर बल दिया गया। शॉक थेरेपी का यह मॉडल जो था वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित था। तो यह था शॉक थेरेपी। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संघ को पश्चिमी गठबंधन भी क्यों कहा गया? तो इसका आप लिखना है, उत्तर लिखेंगे कि जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है ना, उसको पश्चिमी गठबंधन भी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें शामिल अधिकांश देश जो थे वो पश्चिमी यूरोप के थे, इसलिए इसे पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो लिखेंगे नाटो का पूरा नाम लिखना है आपको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, है ना। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। N फॉर नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नाटो का पूरा नाम है। तो दोस्तों ये हमने किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जिसमें हमने बहुविकल्पात्मक, अति लघुत्रात्मक प्रश्न लेने का पूरा प्रयास किया है। और ये हमारा दूसरा वीडियो, इससे पहले हम एक वीडियो पहले ही जारी कर चुके हैं जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो इसी श्रृंखला में हम और भी वीडियोज़ जारी करेंगे, उसके लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।